अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ खुर्शीद ज़मान अब्बासी। आप देख रहे हैं ज़मान टीवी यूएसए का प्रोग्राम ज़मान फोरम। आज हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं बड़े ही अहम दो बल्कि तीन मौज़ूआत के साथ। और आज का जो हमारा मौजू है, एक तो है पाकिस्तान के एक साबिक़ वज़ीर ख़ारजा ने बयान दिया है कि कश्मीर जो है वो डेड इशू हो चुका है, और दूसरा हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज ये कहा कि दूरी जो शरीयत रखते हैं, यानी वो पाकिस्तानी ओवरसीज़ जो दूरी शरीयत के हामिल हैं, वो कौमी असम्बली और सेनेट का मेंबर नहीं बन सकते। और तीसरी, चूँकि मेरे आज के जो मेहमान हैं वो एक्सपर्ट हैं बहुत सारे अमूर पे, और बड़ी ज़बरदस्त उनकी ग्रिप होती है मुख्तलिफ अमूर के तज्ज़ियों के ऊपर। तो आज हम अपने यूसुफजई अजमल खान यूसुफजई साहब से मलाला यूसुफजई साहिबा के बारे में भी एक सवाल करेंगे, जो हमारी उम्मीदों की एक किरण है। तो इनसे ये भी जानेंगे कि मलाला यूसुफजई साहिबा ने जहाँ दुनिया में नाम कमाया, वहाँ कश्मीर का नाम आज तक उन्होंने अपनी ज़बान पे क्यों नहीं ला सका। इसके बारे में भी खान साहब से बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये तारफ़ करा दूं कि अजमल खान यूसुफजई साहब का ताल्लुक KPK से है, सवाबी से इनका ताल्लुक है, और अमेरिका में ये मुख्तलिफ TV चैनल्स पे अपीयर होते हैं, अपने तज्ज़िया करते हैं। ये अफ़गानिस्तान की बात हो, पाकिस्तान की हो, ईरान की हो, या इंटरनेशनल अमूर हों, उसके ऊपर बड़ी ज़बरदस्त ग्रिप होती है इनकी। तो आज मैंने इनको इन मौज़ूआत के ऊपर ज़हमत दी। मैंने कहा कि खान साहब के तजर्बात से हम भी फ़ायदा उठा लें। तो सबसे पहले मैं अजमल खान यूसुफजई साहब को आज का एक वीडियो क्लिप दिखाता हूँ जो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। ये क्लिप चूँकि किसी न्यूज़ चैनल की प्रॉपर्टी है, तो मैं ये कर्टेसी के तौर पे ये क्लिप प्ले करूँगा। न्यूज़ HD7 का जो क्लिप है, उसके एंकर पर्सन ने सवाल किया, बड़े मारूफ हमारे सीनियर तज्ज़िया नगार हैं जैद हामिद साहब से, कश्मीर के हवाले से। और होना तो ये चाहिए था कि इन हमारे एंकर भाई को उस साबिक़ वज़ीर ख़ारजा का नाम भी बताना चाहिए था प्रोग्राम के अंदर, मगर उन्होंने किस हिकमत अमली के पेश नज़र वो हमें नहीं बताया। बहरहाल जिस चीज़ का उन्होंने इंकशाफ किया है वो हम कश्मीरियों को एक चौंका देने वाली बात है, और ये इससे मेरी बहुत दिल शिकनी हुई है। अगर ये बात हकीकत है, हम इसकी तहकीक भी करेंगे आने वाले दिनों में। इसके ऊपर हम तहकीक करके वो नाम भी सामने लाने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सा वज़ीर ख़ारजा है जिसने ये बात कह के कश्मीरियों के दिलों के ऊपर, यानी आप ये समझ लें कि हमारे ज़ख्मों के ऊपर नमक छिड़क दिया। यूसुफजई साहब, मैं आपको पहले वो क्लिप दिखाता हूँ और उसके बाद मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप इन बातों का क्या मतलब लेते हैं। तो पहले ये आप भी और मेरे नाजरीन भी ये क्लिप मुलाहिजा कीजिए, उसके बाद मेरे आपसे सवाल करने वाला हूँ। आखिर में ये भी बताइएगा, अभी प्रोग्राम से पहले मेरी पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़ारजा से इसी हवाले से, कश्मीर के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। आज चूंकि कश्मीर का पाकिस्तान के साथ इल्हाक का दिन भी है, तो इस हवाले से मैंने उससे गुफ्तगू की, तो उन्होंने मुझे कहा कि इट्स डेड इशू ना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, मैं उनका नाम कोट नहीं करूंगा यहाँ पर, और वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं वो, तो उन्होंने कहा कि इट्स डेड इशू ना, मतलब कश्मीर इज अ डेड इशू फॉर पाकिस्तान। तो आपके ख्याल में करंट गवर्नमेंट इसको एज अ डेड इशू ट्रीट कर रही है, मतलब गवर्नमेंट देख ही नहीं रही इस इशू को? जी, मैं 100% एग्री करूंगा इस बात से कि कश्मीर इज अ डेड इशू फॉर दिस गवर्नमेंट। इन्होंने कश्मीर को अबैंडन कर दिया। इन्होंने इंडिया को इजाजत दे दी है कि कश्मीर को दम कर ले, हड़प कर ले, कंसोलिडेट कर ले, फोर्टिफाई कर ले, और उसको पैलेस्टाइनाइज कर ले। मेरी ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडर से बात हो रही थी। उन्होंने मुझे बताया कि शाह महमूद कुरैशी की तरफ से पैगाम गया सैयद अली गिलानी को कि आप हम आपसे डील नहीं करेंगे, हम ऐसे लीडर्स को तलाश करेंगे कश्मीर में जो भारत के लिए कॉर्नर रखते हो। ये बात और इसके बाद सैयद अली गिलानी ने रिजाइन कर दिया हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैनशिप से।
آپ سارے ڈاٹ ملا لیجیے, آپ سید علی گیلانی کو یا ان کے بیٹے کو یا ان کی حریت کانفرنس کے لیڈروں کو بلا کے پوچھ لیجیے کہ پاکستان کا رویہ ان کی جانب کیسا ہے. میری بات پہ اعتبار نہ کریں. کشمیر کو ابینڈن کر دیا گیا ہے. انڈیا کنسولیڈیٹ کر رہا ہے. 2 لاکھ بنائے جا رہے ہیں کشمیر کے اندر, جہاں پہ ڈوگرا اور ہندوؤں کو لا کر آباد کیا جائے گا. سارے کشمیری علاقے قبضہ کیے جا رہے ہیں فلسطین میں کر, اور ہم صرف دیکھ رہے ہیں, ہم موقع دے رہے ہیں. تم کر لو 5 سال ہم تمہیں دیتے ہیں, اس کے بعد دنیا میں کوئی کشمیر پر بات نہیں کرے گا. ایک پوائنٹ آئے گا اسرائیل نے گوگل سے فلسطین کا نقشہ غائب کر دیا, اس طرح پھر دنیا میں کوئی بات نہیں کرے گا کہ یہ. جی یوسف زئی صاحب, آپ نے یہ کلپ سنا اور اس میں انہوں نے وزیر خارجہ, سابق وزیر خارجہ کا نام بتائے بغیر انکشاف کیا, اور زید احمد صاحب نے اور بھی چونکا دینے والا انکشاف کیا. کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کے چینل کے ذریعے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ مجھے اس چینل پر لائے اور موقع دیا کہ اس نہایت زیر حاصل سبجیکٹ میٹر پہ بات کی جائے. اور اس کے یہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کی وساطت سے ان لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرتا ہوں جن کے لو ون ان سے بچھڑ گئے ہیں یہ کرونا وائرس کی وجہ سے, اور ان کو ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑا بڑی مشکل حالات میں, اور اب بھی کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ہمت دے. ابھی آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف. جو ابھی میں نے ویڈیو دیکھا, سب سے پہلے تو زمان صاحب یہ ویڈیو کا آپ سٹینڈرڈ تو دیکھیں. یہ تو آپ ہیں جو اس کو بات کو کیچ کر گئے, ورنہ یہ عام انسان جو عام ناظرین ہیں ان کے کیچ کرنے کا وہ نہیں ہے, اس میں کیپیبلٹی نہیں, کیونکہ وہ بہت مکس ان کے سوال اور جوابات آ رہے ہیں. بہرحال اگر اس میں تشنج رہ گئی ہے کہ وزیر خارجہ کا نام نہیں دیا گیا, بہرحال میں اس کی اصلی گہرائی پہ جاؤں گا کہ کشمیر کے متعلق کسی ایسے شخص کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کشمیر کے متعلق اس قسم کا ریمارکس دے جو صرف 2 سال کے لیے یا 3 سال کے لیے آیا ہوا ہو اور اس کی ایک عارضی نوکری ہو. آج وہ وزیر خارجہ ہے, کل نہیں ہے, اور نہ مجھے یہ اختیار ہے. یہ صرف اور صرف کشمیری کو اختیار ہے کہ وہ جو کچھ اس کے متعلق سوچتا ہے, کرتا ہے, وہ اس کا مکمل با اختیار کشمیری ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ اپنے حدود کو کراس کرنے والی بات ہے کہ کشمیر کے متعلق کسی قسم کی ایسی بات کی جائے جو قابل قبول نہ ہو. اچھا, تو خان صاحب یہ اس طرح کی بات کسی سابق وزیر کو گوارا کیسے کرتی ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ پس پردہ یہ حکومت کشمیر کے ساتھ کوئی ایسا سلوک واقعتاً کرنے جا رہی ہے جو اس طرح کے سابق وزیر خارجہ جو ہیں وہ بیان دے رہے ہیں, اور کچھ ایسے ذرائع بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ کچھ اس طرح کی بات ہو رہی ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ ابھی کل ہی جو کشمیری یہ بلیو کرتے ہیں کہ کشمیر کا علاقہ پاکستان کے ساتھ ہونا چاہیے, وہ 19 جولائی کو قرارداد علاقے پاکستان کے نام سے مناتے ہیں. ابھی کل ہی یہ بات ہوئی اور کل ہی اس پاکستان کے سابق وزیر خارجہ نے ان کو جواب دے دیا, اور پھر آپ نے سنا کہ زید احمد صاحب نے کہا کہ جی بالکل اسی طرح ہوا, اور انہوں نے یہ حوالہ بھی دیا کہ حریت کانفرنس کے کسی لیڈر سے بھی ان کی بات ہوئی, اور اس لیڈر نے زید احمد کو یہ بتایا کہ ہم نے استعفیٰ بھی اس لیے دیا کہ پاکستان نے, بلکہ پاکستان, وہ زید احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے وزیر خارجہ نے اس کو کہا کہ اب ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. اگر اس طرح کی بات ہے تو یہ ہماری 72 سالہ وکالت جو پاکستان جیلی وکالت کرتا رہا, اس نے تو ہمارے دلوں پہ کاری ضرب لگا دی. جی بالکل, آپ 100% ٹھیک کہتے ہیں, کیونکہ آپ کشمیری ہیں اور کشمیر کے ناطے آپ بول رہے ہیں اور آپ کا دل ان کے ساتھ دھڑکتا ہے. میں جب چونکہ کشمیری نہیں ہوں, مجھے کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں اس قسم کی
इस किस्म की गहरी और सीरियस बात करूं जो किसी कश्मीरी को अच्छी ना लगे, और ना मुझे इख्तियार है। तो अगर किसी ने वज़ीर ख़ारजा ने वाक़तन की ऐसे बात, तो मेरे ख्याल में उसको माफ़ी मांगनी चाहिए। बिल्कुल, मगर ये जो हमारे एंकर भाई हैं, इनसे भी ये गुजारिश है कि वो उनका नाम भी सामने लेके आए, ताकि हम कश्मीरी वो चेहरा देख सकें कि वो कौन सा चेहरा है जो हमारे साथ ऐसा सलूक करता है। और जिस पाकिस्तान के दफा हम कश्मीरी कर रहे हैं, हम ये हमारे कश्मीरी ये कहते हैं कि पाकिस्तान पे कोई आफत आएगी तो पहले हमसे गुजरेगी। तो अगर कोई पाकिस्तानी, कोई भी आम पाकिस्तानी भी ये बात करेगा, तो मैं समझता हूं कि वो कश्मीरियों को अपने से दूर कर रहा है। और ये याद रखें कि हम कभी भी ऐसी बात नहीं होने देंगे। और मैं आपको एक और छोटा सा क्लिप भी दिखाता हूं, आप वो देख के भी हैरान हो जाएंगे कि एक वफाकी वजीर ने हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में क्या कहा। ये ऐसी नफरत आमेज बातें अगर पाकिस्तानी करेंगे तो कश्मीरियों को वो बहुत दूर कर देंगे अपने आप से। ये क्लिप देखें और फिर इस बंदे की औकात देखें आप। इसके खिलाफ आर्टिकल 6 लगाया जाए, इसको मुजफ्फराबाद के सबसे बड़े चौक पे उल्टा लटका के फांसी के फंदे पर लटकाया जाए कि इसको जुर्रत कैसे हुई कि तुम खाओ पाकिस्तान का, पियो पाकिस्तान का, इज्जतें पाकिस्तान से लो, ओहदे पाकिस्तान से लो, रुतबे पाकिस्तान से लो, खाओ पाकिस्तान का, फिर पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया की जुबान में भोंको। ये भोंकने की इजाजत जो हम नहीं दे सकते। इसको आर्टिकल 6 के जरिए से जाओ। जी, ये फयाजुल हसन चौहान साहब के तासरात हैं, जो सिटिंग मिनिस्टर हैं पाकिस्तान की कैबिनेट में। वो आज़ाद कश्मीर के वजीर आजम को किस तरह बदतमीजी और नाजेबा जबान इस्तेमाल करते हुए मुखातब कर रहे हैं। तो जब मैं आज का क्लिप और इस क्लिप को कंपेयर करता हूं, तो मुझे वाकईतन ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीर से दस्तबरदार हो रहा है। वो कहीं ऐसा तो नहीं है यूसुफजई साहब कि इंडिया और पाकिस्तान एक पेज के ऊपर हैं, उधर तुम और इधर हम। क्या कहेंगे इस क्लिप के बाद? इस क्लिप के बाद मैं यही कहूंगा कि मैं इस शख्स के मुतालिक इतना नहीं जानता हूं, लेकिन इसकी जबान मैंने कई मरतबा सुनी है। सबसे पहले तो मैं इसके रिमार्क्स और कमेंट्स को, अगर मैं किसी जिम्मेवार जगह पे हूं तो उसको मैं बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं दूंगा। ये शख्स सिर्फ जज्बाती और इमेच्योर कमेंट्स करता है जिसकी कोई वैल्यू भी नहीं है। ऐसे इंसान, और दूसरे इसने बिलतरतीब कई मरतबा इस किस्म की बदतमीजी और गलत बातें की हैं, तो इसकी बात को सीरियस नहीं लेना चाहिए। हाँ, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को सीरियस लेना चाहिए कि ये शख्स आप बार बार इस किस्म की हरकतें करता है और बाज नहीं आता, तो इसका कोई इलाज निकालना चाहिए, ताकि या इससे जान छुड़ानी चाहिए। जो इतनी बड़ी पुरानी कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, कश्मीर का हर एक फर्द इतना ही हकदार है जितना एक पाकिस्तानी फयाजुल हसन है। पाकिस्तान का जो आज़ाद कश्मीर का प्रेसिडेंट है या चीफ जस्टिस है, वो इतना ही हकदार है, बल्कि फयाजुल हसन से ज़्यादा हकदार है। ये कल का आया हुआ बच्चा जो है, इस किस्म की अपनी तरफ से ये चुरचुरियाँ उड़ाता रहता है और फजूल बातें करता है, इसलिए इसको लगाम देना चाहिए। और जो कुछ इसने बात की है, जिस किस्म की बात की है, ये खैर इस बात पे भी इसकी कोई परवाह नहीं है, चाहे इसको 100 दफ़ा माफ़ी मांगनी पड़ी, ये अपनी आदतों से बाज नहीं आएगा। इसका कोई मजबूत और पक्का बंदोबस्त करना चाहिए। तो यूसुफजई साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अच्छे रिमार्क्स दिए इस हवाले से कि पाकिस्तान के जिम्मेदारान को किस तरह का रवैया अख्तियार करना चाहिए। यही नहीं, बल्कि जो हमारे मौजूदा वजीर खारजा हैं, उनकी आप हालत देखें कि आज उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों को किस तरह मुखातब किया। और उन्होंने कहा जी कि दूरी शहरियत वाला सेनेट और कौमी असम्बली का जो है वो मेंबर नहीं बन सकता। तो ये क्या हुआ कि जब आपको जरूरत पड़ती है तो ओवरसीज पाकिस्तानियों के कंधे को इस्तेमाल करते हो,
जब कोरोना के लिए आपको फंड्स इकट्ठे करने हो तो आप ऑनलाइन चंदे मांगते हो पाकिस्तानियों से, और जब पाकिस्तानियों को वतन में खिदमत करने का वक्त आए तो आप ये कह दें कि हमारी सेनेट और कौमी असम्बली में कोई ऐसा कानून नहीं है जो ओवरसीज पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के अंदर सेनेट और कौमी असम्बली का मेंबर बनने का मुस्तहक समझे। ये क्या दोगली पॉलिसी है? ये आपकी बात जो है उसमें वजन है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो आप एक बड़े दाना एंकर हैं और मतलब है कि इन तमाम नशीब फराज को समझते हैं। ये कानून असल में कानून से तो कोई भी बालातर नहीं है। कानून जो कुछ कहता है उस पर हम सबको अमल करना होगा, लेकिन मैं आपके साथ एग्री करता हूं कि यकीनन कि खसूसन पीटीआई जो इस वक्त गवर्नमेंट में है उसको काफ़ी ओवरसीज़ में इनको फाइनेंशियल इमदाद मिली है और जिसकी वजह से इनको काफ़ी बूम हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ पिक एंड चूज की पॉलिसी नहीं रखनी चाहिए। वही लोग रखने चाहिए जो वाकई काबिल हों रखने के, ये नहीं कि वैसे किसी को उठा लिया और वहाँ रख लिया। अभी जब एक इंसान किसी जगह के लिए उसकी कैपेबिलिटी नहीं है, उसको वहाँ रखना, वहाँ का उधर जो शख्स एक काबिल तरीन शख्स है उसका हक मारना होता है। मेरे ख्याल में इन दोनों चीज़ों को बैलेंस तरीके से हल करना चाहिए ताकि कोई भी इसमें वो ना रहे तशन्नी। और बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ कि ओवरसीज़ की वजह से उनकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जब इलेक्शन की ज़रूरत होती है तो वो यहाँ पर हर जगह आते हैं और उनको डोनेशन दी जाती है। तो इस मामले में मैं आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन साथ कानून के लिहाज से कानून से कोई भी बालातर नहीं है। तो कानून जो कुछ कहता है तो मेरे ख्याल में हमको कोई राइट नहीं बनता कि हम कानून को चैलेंज करें। बहरहाल इसमें पिक एंड चूज की पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। तो यानी आपका ये कहना है कि पाकिस्तानी जो ओवरसीज हैं वो भी इतना ही हक रखते हैं जितना लोकल पाकिस्तानी मुल्क की खिदमत के हवाले से हक रखते हैं। तो आप इस चीज़ के हक में हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को बाकायदा कानून साजी करके पाकिस्तान की सेनेट और कौमी असम्बली में नुमाइंदगी दी जाए, क्या ये दुरुस्त है? आपने बिल्कुल ऐसी बात कर दी जो कुछ मैं चाहता था। तो ये नाज़रीन हमारे जो ख्यालात हैं, आपने मेरी कमेंट्री भी सुनी सवाल की सूरत में, और अजमल खान यूसुफजई साहब का मौक़िफ़ भी जाना। तो कहने वाली बात ये है कि ये वज़ीर ख़ारजा का जो बयान है ये इनकी अपने लोगों के लिए कोई ख़ारजा पॉलिसी नहीं है। तो आज के बयान से ये साबित हो गया कि ये वाकई एक नायल वज़ीर ख़ारजा हैं। ये मुल्क के लिए ख़ारजा पॉलिसी का क्या तयन करेंगे जो खुद अपने हमवतनों को मुखातब नहीं कर सकते इज़्ज़त व एहतराम से। और इन्हें तो बड़ी खुशी से ऑफर देनी चाहिए ओवरसीज पाकिस्तानियों को कि वतन वापस आओ और अपने तजर्बात से मुल्क को फ़ायदा पहुँचाओ। तो जिस तरह यूसुफजई साहब ने उनके इस बयान की मजम्मत की है उससे 10 गुना ज़्यादा मैं मजम्मत करूँगा कि वज़ीर ख़ारजा साहब, ये ओवरसीज पाकिस्तानी ये आपका बड़ा एहसासा है, इनको आप लूज ना करें, इनके साथ बैठ के बात करें और इनकी खिदमत से फ़ायदा उठाएं। और आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा कि अगर आप अपनी जूती में रह के बात करें। यूसुफजई साहब, आपका ताल्लुक चूंकि यूसुफजई कबीले से है, आज एक बड़ी अहम बात मैं करने जा रहा हूं आपसे। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं पहले आपको मलाला यूसुफजई जो हमारी कौम की बेटी है और हमें बड़ा फ़ख्र है उसके ऊपर, मगर इसने मलाला यूसुफजई ने आज तक इंसानी हकूक़ के लिए बात तो की मगर कभी ये कश्मीर के हवाले से बात करती नज़र नहीं आई। तो इसलिए हमारी उम्मीदों को थोड़ा सा इन्होंने मदहम किया। तो आप चूंकि यूसुफजई कबीले से आपका ताल्लुक है तो आप
कुछ इनसे हमारी सिफारिश करें कि ये इंसानी हकूक के नाते कश्मीर का भी नाम लिया करें और इन हकायक को भी बैनुल अक़वामी दुनिया के सामने लाएं। तो क्या कहेंगे मेरे इस सवाल के जवाब में? मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं कि मैं भी यूसुफजई हूं, मैं भी इस इंसानी हकूक के नाते एक टॉप लेवल का एक्टिविस्ट हूं। और जो जहाँ तक मलाला बच्ची का ताल्लुक है, आपने जो बातें कही, आपका कंसर्न, आप बिल्कुल हक बजानिब हैं और मुझे यकीन है कि उनके वालिद साहब काफ़ी अक्लमंद, ज़हीन, दाना हमारे छोटे भाई हैं और मुझे यकीन है अगर उनको ये मैसेज मिल जाए तो वो इस पे गौर करेंगे और ऐसी कई बातें हैं जो उनको मैंने बताई हैं और उस पर उन्होंने अमल किया और वो उनके फ़ायदे में रही हैं। और जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है तो यकीनन मेरा ताल्लुक़ उनके साथ है। मेरे मुतालिक तो उन्होंने यहाँ तक भी कहा है कि जब मुझे कोई नहीं जानता था तो उस वक़्त मुझे अजमल ख़ान जानता था। तो जब ऐसा ताल्लुक़ हो तो यकीनन आपके और हमारे मैसेज का वो कदर करेंगे। वो मेरे छोटे भाई हैं और वो मेरी बड़ी इज्जत करते हैं और उनको आपकी जो आपका मैसेज है, जो आपका कंसर्न है, वो इंशाल्लाह ज़रूर पहुंचेगा। और मलाला बच्ची भी बड़ी ज़हीन और स्मार्ट है, उसको आपसे हमसे अभी सीखना होगा क्योंकि वो अभी तो सीख रही है। जब इंशाल्लाह वो सीख जाएगी, आपके मैसेज को सुनेगी, इससे भी सीखेगी। मैं उसका चचा हूँ, मेरे मैसेज को भी समझ कर वो सीखेगी और इंशाल्लाह वो कोई ऐसी गलती नहीं करेगी जो कि कश्मीर के दिल आज़ारी जिस बात पे हो, और अगर हुई हो तो मेरे ख्याल में उनको माजरत कर लेनी चाहिए। नहीं, वो बात यह है ना कि इंसानी हकूक के नाते देखें, वो कौम की बेटी है जी, और कौम की बेटियों से ही उम्मीदें हुआ करती हैं ना। जी हाँ, तो वो सिर्फ आप यूसुफजई कबीले के बेटी नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान की बेटी है, वो हमारी। पूरी तो वो दुनिया की बेटी है। हाँ जी, तो इसलिए हम उस अपनी बेटी को ये भी कहते हैं कि बेटा इंसानी हकूक की नज़रों में इस मसले को भी लाओ। जिस फोरम पे भी आप जाओ, जहाँ भी बात करो, तो वहाँ कश्मीर में होने वाले मजालम का तस्करा ज़रूर करो ताकि कश्मीर की माओ बहनों को भी पता चले कि हमारी भी कोई बेटी है जो हमारे हक हकूक के लिए आलमी दुनिया में बात कर रही है। ये आपका मैसेज उनको ज़रूर मिलेगा और बड़ी मजबूत अंदाज में मिलेगा। और मेरा मैसेज एज ए अंकल और उसके ज़ियाउद्दीन के बड़े भाई की हैसियत से, वो बड़ा समझदार इंसान है, इंशाल्लाह वो इस पे अमल करेंगे। और मैं आपको फिर वजाहत से कह दूं कि ऐसी कई बातें हैं जो उनको मैंने वक्त पे बताई हैं और बाद में उनको वो उसका सामना करना पड़ा और उन्होंने तस्लीम किया कि मुझे अपने भाई ने बात वक्त पर और सही बताई है और जिस पर उसने अमल किया और करता रहेगा इंशाल्लाह। मुझे उस पर पूरा यकीन है और इसी तरह मलाला पर भी। और जहाँ तक उनसे कोई गलती हुई है तो पूरे कश्मीरी भाइयों को मैं यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह उनके वालिद और ख़ुद मलाला उसकी ज़रूर माजरत करेगी जैसे उनको मौका मिल जाए। बहुत अच्छा। तो यूसुफजई साहब, अभी हमने दो चीज़ें डिस्कस कर ली। एक तो हमने ये डिस्कस किया कि वो जो साबिक वजीर हैं जिन्होंने उन हमारे एंकर भाई को कहा कि कश्मीर का मसला डेड हो गया है, एक तो हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं आज के प्रोग्राम में, और दूसरा हम जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने बयान दिया वसीद पाकिस्तानियों के हवाले से, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। और जो हमने इंसानी हकूक के नाते अपनी बेटी मलाला यूसुफजई से अपील की कि वो मसला कश्मीर के हक़ाइक़ को बैनुल अक़वामी दुनिया में जिस फोरम पे भी वो जाती हैं उसको वहाँ अपने फोरम पे लेके आएँ ताकि लोगों को पता चल सके कि मकबूजा कश्मीर के अंदर क्या सूरत हाल हो रही है। तो अजमल खान यूसुफजई साहब, आपने आज के प्रोग्राम में शिरकत की और इन मौज़ूआत पे आपने अपना मौक़िफ़ हमारे नाज़रीन के सामने रखा। तो मैं आज के प्रोग्राम में आपकी शिरकत पे आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा और मेरे नाज़रीन भी इस प्रोग्राम को देखने के बाद ये उनको भी बताना चाहिए
کہ یہ جو کچھ آج ہم نے اس پروگرام میں ڈسکس کیا، کیا اس طرح کی حرکات جو پاکستان کشمیر کے حوالے سے کر رہا ہے، کیا اس کا یہ حق بنتا ہے، یا وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے؟ تو یوسف زئی صاحب، آج پروگرام میں شرکت کرنے کا اور ہمارے ناظرین کو اپنے خیالات سے آگاہ کرنے کا آپ کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ہم آئندہ بھی آپ کو زحمت دیتے رہیں گے اپنے مختلف پروگراموں میں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ جس طرح پچھلے 40-45 سالوں سے انسانی حقوق کی آواز بنے ہوئے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ آپ نے ہر فورم پہ کشمیر کی بات کی، اصلاح پاکستان کی بات کی، افواج پاکستان کی اصلاح کی بات کی، جو بہت کم لوگ کرتے ہیں، زیادہ ان کی شانیں بیان کرتے ہیں، مگر آپ ان کو بھی کہتے ہیں کہ جی جہاں اصلاح ہونے والی ہے وہ اصلاح کریں۔ تو ناظرین، آپ کو آج کا پروگرام کیسا لگا؟ زمان صاحب، میں قطع کلامی معاف، آخر میں بھی 1 منٹ یاد اگر مجھے آپ دے دیں تو آپ کی اس نچوڑ کو میں بھی ایک مختصر انداز میں اس پر اپنا رائے دے دوں۔ جیسے آپ نے 3 چیزوں کا ذکر کیا، بالکل آپ نے وہ ایسے سوالات اٹھائے جو حقیقت میں بہت معنی خیز تھے، اور میں نے کوشش کی کہ میں اپنی طرف سے اس کا صحیح جواب دے سکوں۔ اور آپ جس قسم کی محنت کر رہے ہیں، اصل میں آپ غریبوں کے آواز بنے ہوئے ہیں، اور یقیناً آپ اس پہ مصروف عمل ہیں اور کافی کامیاب ہیں۔ جہاں تک کشمیر کا آپ نے پہلے سوال اٹھایا، تو کشمیر کے لیے میری دلچسپی بہت زیادہ اس لیے ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں کشمیر کا طالب علم رہ چکا ہوں، اور کشمیر کا مجھ پر بہت حق ہے، اور وہاں پڑھتا رہا ہوں، اور کشمیر کے معاملے میں بڑی ڈیٹیل تمام علاقے کو جانتا ہوں۔ اور جہاں تک دوسرا سوال آپ نے پاکستان کے متعلق کہا، ان کے وزیروں یا ان کے منسٹرز یا ان کے پولیٹیشین، جو کہ ایک وقتی طور پر 3-4 سال کی چیز ہوتی ہے، اگر کوئی ایسی غلطیاں کرتے ہیں تو یقیناً میں اس پر ان کی باقاعدہ کبھی بھی ان کی سپورٹ نہیں کروں گا، اور مجھ میں اتنی ہمت اور طاقت ہے کہ میں ایسے لوگوں کو سپورٹ ان کے خلاف کسی حد تک بھی جا سکتا ہوں۔ نمبر 3، جہاں تک آپ نے پاکستان آرمی کی بات کی، ہم پاکستان آرمی میں 1889 سے ہیں اور اس وقت تک آ رہے ہیں۔ ہمارے خاندان کو مارشل فیملی کہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اسمال انسٹیٹیوٹ آف پاکستان بھی کہتے ہیں آپ پاکستان آرمی۔ تو ہمیں اپنے آپ پر فخر ہے، اور ہمارے اپنے آباء و اجداد اور ہمارے والدین پر، جنہوں نے ایسی مثالیں قائم کی جس کو امریکہ اور برطانیہ والے دیکھ کر دھنگ رہ جاتے ہیں۔ جہاں تک آپ نے ملالہ کی بات کی، ملالہ کے اور والد کو میں اپنا، وہ بچی میری، اور ملالہ کے والد کو میں اپنا چھوٹا بھائی سمجھتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کا میسج ان کو مل جائے گا، اور جو غلطی انہوں نے کی ہے کشمیر کے ناطے، کشمیر والوں سے میں ان کی جگہ معافی مانگتا ہوں، اور انشاءاللہ وہ معافی مانگیں گے۔ تو میرا آپ کے ساتھ یہ ہے کہ میری کوشش ہوگی کہ آپ کے اس حق پرست پروگرام کو جتنا بھی توام ہماری طرف سے ہوگا، ہماری محنت ہوگی کہ آپ کا یہ میسج، آپ کا یہ چینل ہر جگہ دنیا میں پہنچتا رہے، تاکہ غریبوں کی حوصلہ افزائی ہو۔ میری طرف سے بہت بہت شکریہ آپ کا بھی، اور تمام ناظرین کا بھی۔ بہت شکریہ یوسف زئی صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا۔ تو میرے ایک کسی ساتھی نے ایک سوال کیا ہے، بلکہ انہوں نے ایک تجویز دی ہے، وحید عباسی صاحب نے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ سردار عتیق صاحب کو بھی اپنے پروگرام میں دعوت دیں۔ تو عتیق صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں جی، ہم بالکل کوشش کریں گے ان کو کسی وقت پروگرام میں لے کے آنے کی، اور آپ کی تجویز کا ہم احترام کرتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ناظرین، اپنے ہوسٹ خورشید الزمان عباسی کو آئندہ کے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ، بہت نوازش، السلام علیکم۔